डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से डॉक्टर अर्चना पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर एजुकेशन, आप सबका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, इस व्याख्यान में हम पेपर कोड नंबर ES112 के तीसरे व्याख्यान पर चर्चा करेंगे। तो अब तक हमने भाग 1 और भाग 2 में हमने ब्लॉक और ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले एकम के बारे में चर्चा किया था। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस तीसरे व्याख्यान में हम आगे के भाग को चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, ब्लॉक 1 में जैसा हमने चर्चा किया था कि गणित यानी गणित शिक्षण, इसके अंतर्गत हमने देखा था कि 4 एकम थे। प्रत्येक एकम के बारे में हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि एकम 1 में है गणित यानी गणित शिक्षण संकल्पना, तो हमने पिछले भाग में गणित यानी गणित शिक्षण की संकल्पना के बारे में चर्चा किया था, जिसके अंतर्गत हमने प्रस्तावना के बारे में चर्चा किया था तथा उद्देश्य के बारे में चर्चा किया था कि गणित यानी गणित शिक्षण यानी गणित और गणित शिक्षा की क्या अवधारणा है, उसके बारे में चर्चा किया था। उसके आगे हमने गणित शिक्षा की क्या अवधारणा है, उसके बारे में चर्चा किया था। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा था कि गणित किस प्रकार से किसी भी राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करता है और हर क्षेत्र में किस प्रकार वह अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। हमने आगे चर्चा किया था कि गणित शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, जिस पर हमने चर्चा किया था कि दैनिक जीवन में जैसे कि हम देखते हैं ज्योतिष, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भू विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि में गणित का ही योगदान होता है। गणित के ही माध्यम से हम किसी भी स्थिति का दबाव, घनत्व, परमाणु संख्या के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। पिछले भाग में हमने इस पर भी चर्चा किया था। उसके पश्चात हमने गणित शिक्षा की अवधारणा के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने यह चर्चा किया था कि गणित अपरिभाषित पद, परिभाषित पदों, परिकल्पनाओं, नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों का एक क्रमबद्ध संरचना है। इसके बारे में हमने व्याख्यान में बात की थी और हमने यह भी चर्चा किया था कि गणित की विभिन्न प्रकार की शाखाएं भी होती हैं। उसके पश्चात गणित के अर्थ, यानी जिसमें हमने यह व्याख्यान में देखा था कि गणितीय संक्रियाएं परिभाषाओं के रूप में पाई जाती हैं, जैसे गणना का विज्ञान, जिन्हें साइंस ऑफ नंबर एंड स्पेस कहा जाता है, वह सब गणित के माध्यम से ही संभव है। उसके पश्चात हमने गणित का शाब्दिक अर्थ पढ़ा था। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस व्याख्यान को हम आगे बढ़ाते हैं और परिभाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं। परिभाषाओं में जो कि मूल परिभाषा का हम नाम ले तो कहा जाता है कि गणित अमूर्त तत्वों से निर्मित मूर्त प्रणाली का अध्ययन है। इन तत्वों का ठोस रूप में वर्णन नहीं किया जा सकता। यह परिभाषा दी गई थी मार्शल एच स्टोन के द्वारा। उन्होंने कहा था कि गणित अमूर्त तत्व से निर्मित है, एक अमूर्त प्रणाली का अध्ययन है। हम इसे मूर्त रूप में नहीं देख सकते और ना ही उसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम आगे चर्चा करें तो प्रसिद्ध गणितज्ञ पास्कल का भी कहना था कि गणित एक विज्ञान है जो एक आवश्यक निष्कर्ष पर निकलता है। वह आगे कहते हैं कि गणित एक उपकरण है जो किसी व्यक्ति को निष्कर्ष निकालने और बुनियादी तर्क करने में सहायता प्रदान करता है। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि हमें पता है कि गैलीलियो जी, जो एक महान गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा था कि जो ब्रह्मांड है उसकी जो रचना हुई है वह जिस भाषा में हुई है वह गणित की ही भाषा है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसलिए हम कह सकते हैं कि गणित तो पूरे ब्रह्मांड में ही एक व्याप्त हो गया। जैसे
कि भगवान ने ब्रह्मांड को गणित की भाषा में ही लिखा, क्योंकि इसमें अमूर्त तत्वों का हम कहते हैं भूमिका होती है और जिन्हें ठोस रूप में वर्णन नहीं किया जा सकता। विद्यार्थी मित्रों, बेंजामिन पियर्स जो कि एक महान गणितज्ञ रहे हैं, उन्होंने भी गणित की परिभाषा में ऐसा कहा कि गणित की अपनी एक विशिष्ट शैली है, अपनी एक भाषा है, अपने एक चिन्ह है और इन सब के माध्यम से व्यक्ति मूर्त और अमूर्त सोच की व्याख्या करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये रहे गणितज्ञों के द्वारा दी गई परिभाषा जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम चर्चा करते हैं गणित शिक्षा की महत्व। तो गणित शिक्षा तर्क शक्ति के आधार पर निष्कर्षों की व्याख्या करने का है, किसी भी समस्या के समाधान खोजने का है और निर्णय लेने में ही नहीं बल्कि विचारों के प्रसारण में भी गणित का बहुत ही बड़ा योगदान है। जैसे कि लिखा हुआ है, गणित शिक्षा तर्क शक्ति के आधार पर निष्कर्षों की व्याख्या करने, समाधान खोजने का एक उपकरण है। यह न केवल निर्णय लेने में उपयोगी है बल्कि विचारों के प्रसारण का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके अलावा गणित अमूर्त अवधारणाओं का विज्ञान है जो संख्याओं एवं दूरियों के बीच संबंधों की प्रारंभिक अवधारणाओं से निष्कर्षों का समावेश है। इस प्रकार गणित शिक्षा को सांख्यिकी और दूरी का विज्ञान, माप, राशि और परिणाम का विज्ञान और सुनियोजित और सटीक गणनाओं जैसे समस्याओं और उनके बीच के संबंधों को हल करने में एक तरीके का विज्ञान माना जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, जैसे इस भाग में लिखा हुआ है कि गणित शिक्षा का जो एक योगदान है वह एक मनुष्य के जीवन में एक नियमितता लाने के लिए भी होता है, उसके अंदर एक अनुशासन लाने के लिए होता है और तर्क के आधार पर किसी भी वाक्य के निष्कर्ष पर आना, यह भी गणित के माध्यम से ही संभव है। किसी भी समस्या का समाधान खोजना और सबसे पहले यह बात कि जितनी भी समस्या है उनका समाधान तो है, उसका समाधान इसी जगत में व्याप्त है, यह भी गणित के माध्यम से ही संभव है। और केवल निर्णय लेने में ही नहीं बल्कि अपने विचारों के प्रसारण के लिए भी गणित का माध्यम काफ़ी प्रयोग में आता है। और विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे देखते हैं कि गणित को पढ़ाने का क्या अर्थ होता है। तो गणित की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। जैसे गणित में अंक, स्थिति, दिशा और माप का ज्ञान प्राप्त होता है। गणित के माध्यम से ही हम किसी दिशा का, किसी व्यास का हम उसका अनुमान लगा सकते हैं, किसी का वज़न, किसी का भार कितना है, वह भी हम गणित के माध्यम से ही अनुमान लगा सकते हैं और एक सटीक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। गणित के ही माध्यम से हम उसकी जो संख्याएं हैं, उसकी जो संकल्पनाएं हैं, उसमें जो तर्क हैं, उसके माध्यम से हम अपनी बात को भी बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से रख सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं गणितीय शब्द होते हैं, गणित की अपनी एक संख्या होती है, गणित की अपने एक सूत्र होते हैं, एक संकल्पनाएं होती हैं, वह सब हम इस भाग में देखते हैं। यानी गणित पढ़ाने के माध्यम से यह अर्थ है कि गणित पढ़ाने में हम किन किन चीज़ों का किस प्रकार प्रयोग करें कि गणित को पढ़ाना और सुलभ हो जाए और गणित हमारे जो बिंदु हैं, जो हमारे एक अंक की स्थिति है, उसको समझने में एक योगदान प्रदान करें। अब हम बात करते हैं गणित के ज्ञान इंद्रियों पर आधारित होता है। जैसे हम जानते हैं कि गणित में हम तर्क के आधार पर ही चर्चा करते हैं, बिना तर्क के गणित को पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही असंभव है। तो अगर गणित पढ़ाने के हम तर्क से बात करें तो यह ज्ञान की इंद्रियों पर आधारित होता है और उसका किस प्रकार उपयोग करना है उस पर आधारित होता है। गणित को हम रट रटा करके समझाना चाहें या उसको हम सोचें कि उसको किसी सूत्र को हमने याद कर लिया तो हम बाकी सब कर लेंगे, तो ऐसा भी संभव नहीं है। हमें अपनी तर्क शक्ति, अपने ज्ञान इंद्रियों का भी
प्रयोग करना होगा। अब आगे लिखा है, गणितीय ज्ञान पर निश्चित रूप से भरोसा किया जा सकता है। क्योंकि यह तर्क पर आधारित होता है, इस वजह से जो इसके हमारे उत्तर आते हैं, जो इसके निष्कर्ष आते हैं, उन पर एक तरीके से सटीकता होती है। इस वजह से ऐसा लिखा है कि भरोसा, उस पर निश्चित रूप से भरोसा किया जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, आगे लिखा है, गणित का ज्ञान सटीक, व्यवस्थित, तार्किक और स्पष्ट है। यानी गणित एक ऐसी भाषा है जिसमें तार्किकता होती है, स्पष्टता होती है, एक व्यवस्थित यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से सारे कार्य की प्रक्रिया होती है, और उसके आधार पर ही गणित को पढ़ाने को हम देखते हैं। एक बार ऐसा भी कहा जाता है कि अगर हमने किसी एक समस्या को गणितीय सूत्र के माध्यम से हल कर लिया, तो उसी प्रकार की जो समस्या हैं वो हम आसानी से हल कर सकते हैं। अतः ऐसा लिखा है कि जिसे एक बार सीख लेने के बाद कभी भुलाया नहीं जा सकता। गणित में अमूर्त अवधारणाओं को ठोस अवधारणाओं में बदला जा सकता है और परिभाषित भी किया जा सकता है। यानी गणित के माध्यम से हम जो भी एक अमूर्त अवधारणाएं हैं, उसके निष्कर्ष पे, उसके अंकों के निष्कर्ष पे के आधार पर हम उनको एक ठोस अवधारणाओं के रूप में बदल सकते हैं और उसे परिभाषित भी कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आगे है, गणितीय नियम, सूत्र, सिद्धांत सार्वभौमिक एवं मानक है। यह स्थान और भाषा से प्रभावित नहीं होता, इसलिए यह सबसे विश्वसनीय है। उदाहरण के लिए हम जोड़ की बात करें, घटाने की बात करें, गुणा की बात करें या बराबर की बात करें, यह वह उसके सिद्धांत के सार्वभौमिकता पर ही निर्भर करता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक दुनिया के किसी भी हिस्से में यह तय है। यानी अगर हम जोड़ की बात करें तो यहाँ चीन में भी जोड़ उसी प्रकार होगा जिस तरह अफ्रीका में होगा, जिस तरह यूरोप देशों में होगा। इसी प्रकार हम बात करें गुणे की तो वह भी उसी प्रकार से होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, यह हमने देखा कि ये महत्व के बारे में हमने चर्चा की। अब हम आगे देखते हैं, गणित की उत्पत्ति प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थों के अंतर संबंध और संख्यात्मक अनुमान से होती है। गणित के संभावित उत्तर निश्चित होते हैं। यानी गणित में एक जब सटीकता होती है तो उसके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनमें एक निश्चितता होती है, यानी उसमें फिर बदलाव होने की संभावना कम होती है। आगे लिखा है, गणितीय ज्ञान प्रेरणा, निगमन और सामान्यीकरण के माध्यम से विकसित होता है। यानी गणित का जो ज्ञान है वह प्रेरण, निगमन और सामान्यीकरण के माध्यम से होता है। यानी इसमें हम सामान्यीकरण कर सकते हैं। गणित पढ़ाने से बच्चों में एक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। इसी प्रकार गणित को पढ़ाने के यह महत्वों में एक सर्वोपरि महत्व हो सकता है। गणित का ज्ञान बच्चों में प्रशंसात्मक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करता है। एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को हम गणित के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं और विभिन्न विषयों जैसे कला और खेलों में शिक्षण के लिए उपयोगी होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये रहे हमारे 13 महत्व जो गणित पढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कहे जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज के हमने देखा कि ये हमारा तीसरा भाग रहा एकम 1 का, जिसमें हमने प्रस्तावना और उसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा की, फिर गणित शिक्षा की अवधारणा के बारे में चर्चा की, और फिर हमने विभिन्न गणितज्ञों के द्वारा दी गई जो परिभाषा है उस पर चर्चा की। और आगे हमने देखा कि गणित शिक्षण क्या है, गणित पढ़ाने के क्या महत्व हैं। तो हमने उसमें देखा कि गणित पढ़ाने से विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता आती है और एक सटीकता आती है, क्योंकि गणित का विज्ञान तर्क पर आधारित होता है। इस वजह से जो उसके निष्कर्ष निकलते हैं उनमें फेरबदल होने की संभावना कम होती है। गणित के माध्यम से अन्य विज्ञान जैसे कला और खेल वह भी बड़े आसानी से समझा जा सकता है। तो गणित न केवल
एक ऐसी भाषा है, जैसा कि महान गणितज्ञ गैलीलियो ने लिखा कि गणित की भाषा में ही ब्रह्मांड को लिखा गया है, तो उसी प्रकार गणित ना केवल एक ऐसी भाषा है जो संकेतों और संख्याओं के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करती है, बल्कि मनुष्य के दैनिक जीवन जैसे उसकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। संख्याओं के माध्यम से हम अपने आसपास हो रही चीज़ों को समझ सकते हैं। जो अमूर्त चीज़ें हैं उन्हें हम मूर्त रूप दे सकते हैं और उनका सामान्यीकरण कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी हमने ये जो चर्चा की वह एक सारांश के रूप में देखते हैं। तो इस अध्याय में हमने गणित शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट किया और उसके महत्व और आवश्यकता पर चिंतन किया। हमने यह देखा कि गणित क्या है, गणित की क्या परिभाषा है, विभिन्न गणितज्ञों ने उसको किस रूप में प्रभावित या किस रूप में उसको परिभाषित किया है, वह कहाँ और कैसे उपयोगी है, अलग अलग गणितज्ञों की जो परिभाषाएं हैं, जो शाब्दिक अर्थ है वह किस प्रकार है, गणित शिक्षा के क्या महत्व हैं, गणित पढ़ाने के क्या महत्व हैं, इन सब पर हमने चर्चा की। इसके अलावा हमने यह भी देखा कि गणित किस प्रकार से जीवन को प्रभावित करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ब्लॉक 1 के एकम 1 यानी गणित अनेगणित शिक्षण आज यहीं पर समाप्त होता है। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम यह देखते हैं कि आप अपनी प्रकृति की जांच, यानी आपने यह जो पाठ पढ़ा या ये जो एक एकम 1 के बारे में हमने जो व्याख्यान किया, उसकी अपनी प्रकृति की जांच कैसे करें। तो सबसे पहला प्रश्न आप जिस पे अपने जांच कर सकते हैं वह है, गणित की अपनी परिभाषा दीजिए और इसमें शामिल महत्वपूर्ण शब्दों को समझाइए। दूसरा प्रश्न आप ये ले सकते हैं कि गणित के बारे में पास्कल के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तीसरे प्रश्न के रूप में गणित शिक्षा की गैलीलियो की परिभाषा को आप समझाइए। और चौथा प्रश्न ये कि मार्शल एच स्टोन ने गणित की अपनी परिभाषा में किस विषय पर जोर दिया, इसके बारे में आप चर्चा करें। तो विद्यार्थी मित्रों, यह भाग 3 एकम 1 आज यही समाप्त होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस तीसरे व्याख्यान में हमने देखा कि गणित का जो ब्लॉक 1 है उसका एकम 1 गणित अनेगणित शिक्षण, उसके उद्देश्य, उसकी संकल्पना और गणित शिक्षण के जो महत्व हैं उस पर हमने चर्चा किया। उसके आगे हमने देखा महान गणितज्ञों द्वारा जो गणित की परिभाषा दी गई है उसके और उसके क्या प्रारूप हैं उस पर हमने चर्चा किया। उसके आगे हमने सारांश पर चर्चा किया और अपने आप के प्रगति के जांच के लिए 4 प्रश्न हमने दिए। उन प्रश्नों को हल करिएगा और इसी तरह ये तीसरा व्याख्यान और हमारा एकम 1 का यह जो व्याख्यान है वह समाप्त होता है। अगले व्याख्यान में हम ब्लॉक 2 के भाग 1 पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः